खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। 20 साल बाद आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार एक स्टेज पर नजर आए। असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर हाजीपुर में दोनों लीडरों ने मुश्तरका तौर पर रैली से खिताब किया। इस मौके पर दोनों ही लीडरों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दोस्ती मजबूरी है या वक्त की नजाकत? जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद से बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या बड़े छोटे भाई की जोड़ी मोदी शाह की सियासत को मात दे पाएगी? इसके अलावा हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम और जजों के तकरूरी बिल की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा ने कॉलेजियम सिस्टम खत्म किए जाने की मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि अगर सिस्टम गलत है तो वो भी गलत है। उन्होंने कहा कि अवाम अदलिया पर भरोसा करती है और सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। वहीं एनडीए हुकूमत ने जजों की तकरूरी के लिए नया बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद जजों की तकरूरी नहीं कर पाएंगे। सवाल यह है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने से जुडिशरी में करप्शन दूर हो पाएगा? कॉलेजियम की जगह जजों की तकरूरी का जो बिल लाया जा रहा है उससे सारे मसले का हल हो जाएगा? इन्हीं मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। और बिहार में जेडीयू और आरजेडी में जो इत्तेहाद हुआ है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान चंदन यादव साहब भी। आपका खैर मकदम है पटना से। और जेडीयू लीडर और एमएलसी और जेडीयू के तर्जुमान प्रोफेसर असलम आजाद साहब भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। और साथ में हमारे साथ आरजेडी के एमपी पप्पू यादव भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे और कॉलेजियम पर बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील मुश्ताक अहमद साहब और कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी साहब भी। तो ये शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। बिहार की सियासत में आज एक इनकलाबी तब्दीली दिखाई दे रही है। 20 साल बाद हाजीपुर में आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार एक स्टेज पर नजर आए और दोनों लीडरों ने मुश्तरका तौर पर रैली से खिताब किया। इस मौके पर दोनों ही लीडरों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एक दूसरे की शदीद मुखालिफत करने वाले आरजेडी के सदर लालू यादव और जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार 20 साल बाद एक स्टेज पर नजर आए। दोनों लीडरों ने मुश्तरका तौर पर रैली से खिताब किया। हाजीपुर में रैली से खिताब करते हुए दोनों लीडरों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जमकर नुक्ताचीनी की। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी मुल्क को बांटने की सियासत कर रही है। मुल्क में एक बार फिर कमंडल के सामने मंडल खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, पता नहीं कौन बजा रहा। सभी भाई और बहन नौजवानों, आप इकट्ठा होना, ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। देश गलत हाथों में गया। राम राज लाएंगे, राम राज। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। कहां से लाओगे? अभी तो सुधार हो गया, ला के दिखाओ। वहीं नीतीश कुमार भी रैली में पुरजोश दिखे। आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान अच्छे दिनों का नारा दिया था, लेकिन आम लोगों के अच्छे दिन तो नहीं आए। अलबत्ता बीजेपी के कुछ लोगों के अच्छे दिन जरूर आ गए। अब लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों के अपने दिन जरूर आ गए। उनके दिन आ गए, अपने दिन आ गए। लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए और नहीं आने वाले। जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद की कांग्रेस एनसीपी ने तारीफ की है। इनका कहना है कि एक मुस्बत कदम है और फिरकावाराना बीमारी को खत्म करने के लिए जरूरी भी है। तो जो बिहार में हुआ है वो एक बहुत ही
अच्छा कदम है, रचनात्मक कदम है और हम उम्मीद करेंगे कि भारत के बाकी हिस्सों में भी ये जो ध्रुवीकरण है सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये और मजबूत। वहीं बीजेपी को जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद हजम नहीं हो रहा। बिहार बीजेपी के सदर मंगल पांडे ने इस इत्तेहाद को आवाम के साथ धोखा करार दिया। बिहार के अंदर जब राजद का शासन था, उसे दुस्वप्न के रूप में बिहार की जनता को बताते थे। आज बिहार की जनता देखेगी कि वैसे लोग कैसे एक मंच पर खड़ा होकर बिहार की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लालू नीतीश का एक साथ आना मुल्क की सियासत को एक नई सिम दे सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये दोस्ती मजबूरी है, ये वक्त की नजाकत। क्या छोटे बड़े भाई की ये सियासत मोदी शाह की जोड़ी को मात दे पाएगी? आलमी समय, ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं आरजेडी एमपी पप्पू यादव साहब और जेडीयू के तर्जुमान और एमएलसी प्रोफेसर असलम आजाद साहब। सिराज नकवी साहब, आप इस इत्तेहाद पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर क्या कहेंगे? 20 साल बाद लालू प्रसाद यादव और जेडीयू लीडर नीतीश कुमार एक साथ आए हैं, एक दूसरे के इस तरह से मुखालिफ रहे, हालांकि बीच बीच में एक दूसरे पर तंज कसते रहे बड़े भाई छोटे भाई के तौर पर कि वो बड़े भाई हैं वो छोटे भाई, लेकिन अब बड़े भाई और छोटे भाई साथ आ गए हैं। बिहार की सियासत में कितनी तब्दीली आ सकती है इससे? मुझे लगता है कि मजबूत तब्दीली आएगी और बुनियादी बात यह है खालिद साहब के दोनों का ताल्लुक सोशलिस्ट तहरीक से रहा है, तो दोनों बुनियादी तौर पर नजरियाती एतबार से एक रहे हैं। तो इस एतबार से मुझे लगता है कि ये मजबूत तब्दीली होगी और इसका असर दूसरी रियासतों पर भी पड़ेगा। जी जी। तो और दूसरी चीज ये है कि दोनों ही वहां के बासर लीडर हैं और मैं ये मानता हूं इसको अभी जैसे आप बात कर रहे थे मजबूरी, तो ये मजबूरी हो सकता है कुछ लोग इसको मजबूरी का नाम दें, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी से ज्यादा वक्त की जरूरत थी। इन दोनों लीडरों ने वक्त की जरूरत को समझा और इत्तेहाद की अहमियत को समझा और दोनों क्योंकि नजरियाती एतबार से पहले से भी एक रहे हैं, इसलिए इनका इत्तेहाद पूरे मुल्क में भी एक मस्बत पैगाम देगा और बिहार की सियासत में खासतौर पर एक नई सूरत हाल इससे पैदा हो सकती है और ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको कमजोर करने में और सेकुलर ताकतों को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी। जी, हमारे साथ पटना से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं एमएलसी और जेडीयू तर्जमान प्रोफेसर असलम आजाद साहब। आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, 20 साल बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ एक स्टेज पर गले मिलते नजर आए, हाथ जोड़ते नजर आए। क्या लगता है आपको, क्या ये इत्तेहाद, बड़े और छोटे भाई का ये इत्तेहाद, क्या उनकी दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी है या वक्त की नजाकत? ये वक्त की नजाकत है, ये उनका जाती मफाद है और कुछ नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला इस गठबंधन को। ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को, अभियतों को या अति पिछड़ा को और महादलित को, आज के दिन न अति पिछड़ा इनके साथ है न महादलित इनके साथ है, सब बीजेपी में चलाया है। जिस तरह की सियासत जो है कांग्रेस ने की, आरजेडी ने की और जेडीयू ने की, तो इससे जो है आप नतीजा तो इसी से आप अखज कर सकते हैं कि लास्ट पार्लियामेंट के चुनाव में किस तरह जो है इनको शिकस्त, यानी एक तरह से कहिए कि शिकस्त। जी, यानी प्रोफेसर असलम आजाद साहब, आप अपनी पार्टी के लीडर नीतीश कुमार के इस कदम से नाखुश लगते हैं, क्या लगता है आपको? खुशी की बात नहीं है, सुनिए जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस में और आरजेडी में क्या फर्क है, आरजेडी में और जेडीयू में क्या फर्क है, और जेडीयू में और बीजेपी में क्या फर्क है? कल तक तो जेडीयू तो बीजेपी एक साथ थे जी, ये दोनों पार्टियां एक साथ थी। तो आइडियोलॉजिकली अगर जो है बहुत फर्क था तो इनको जो है बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, या अगर जंगल राज था तो फिर लालू यादव के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं इस बात से नाराज हूं कि इन तीनों ने दिल्ली में फासिस्ट ताकतों को बढ़ाया, 18% मुसलमानों को यूनाइट नहीं कर सके, 82% हिंदुओं को यूनाइट करने का काम किया। जी, यानी प्रोफेसर असलम आजाद साहब, आपके मुताबिक आपको लगता है कि ये जो गठबंधन बना है आरजेडी जेडीयू का, वो कामयाब नहीं होगा? साथ में कांग्रेस भी है, हालांकि आपके लीडर हैं नीतीश कुमार, आप जेडीयू से एमएलसी हैं, लेकिन आप नाखुश लग रहे हैं। आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान बिहार प्रदेश कांग्रेस के चंदन यादव हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे। चंदन यादव साहब, आपका खैर मकदम है।
चंद्र यादव साहब, आप इस गठबंधन, इस इत्तेहाद को, इस अलायंस को कैसे देखते हैं? आरजेडी और जेडीयू का एक साथ आना क्या उनकी मजबूरी है या वक्त की नदाकत है, वक्त की जरूरत है? देखिए, राजनीति में फैसले एक स्टैटिक नहीं होता है। उसमें राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से राजनेता, पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रायोरिटीज को रीसेट करके अपने हिसाब से गठबंधन और महागठबंधन करती है। आपने देखा होगा किस तरह से रामविलास पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी साथ मिलकर लोकसभा से कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के खिलाफत कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद इन लोगों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रयास। लेकिन चंदन यादव साहब, एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जेडीयू से एमएलसी, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन रहे प्रोफेसर असलम आजाद साहब, जिनके लीडर हैं नीतीश कुमार, वो नाखुश हैं। वो ये कहते हैं कि इस गठबंधन, इस अलायंस से, आरजेडी और जेडीयू के अलायंस से कोई फायदा नहीं होगा। सेकुलरिज्म के नाम पर जो अलायंस बनाया जा रहा है वो महज धोखा है। उससे आवाम को इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर महादलित और तमाम जो लोगों को, मुसलमानों को और जो या बाकी दूसरे तमाम लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं आने वाले हैं इस गठबंधन से। देखिए, इस सवाल का जवाब तो जब गिनती होगी, बाई इलेक्शन जो 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, तो उसके बाद जब गिनती होगी तब इसका परिणाम आएगा। ये सवाल है, ये इस जो भी सवाल रेस किए जा रहे हैं, जरूर इस पर सवाल होगा। लेकिन बात, हकीकत ये भी है कि जिस तरह से फिरका परस्त ताकतें इस देश की जनता को विभाजित करके, चाहे सिर्फ धर्म के नाम पर ही नहीं, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, जात के नाम पर, जिस तरह से एक कॉकटेल सांप्रदायिकता और जातिवाद खेल करके, गुमराह करके, देशवासियों को झूठे सपने, झूठे वादे दिखा करके, आज जब 60, 65, 70 दिन के बाद जब हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो वादे किए थे वो कितना पूरा हुआ, तो आप देखे होंगे कि हर एक स्तर पर, चाहे महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन की बात कही थी, पाकिस्तान में मतलब तमाम हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते रहे उसमें बदलाव। जी, आपको लगता है कि तमाम फ्रंट पर वो नाकामी रही है जो नई हुकूमत है बीजेपी और एनडीए की? जनता, मैं कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी इस अलायंस को, गठबंधन को सबसे प्रायोरिटी दे रही है कि जिस तरह से इन्होंने सुशासन का वो नारा दे करके कि हम आते ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, देश को गुमराह किया, झूठे सपने देखने का इन्होंने वादे किए थे वो जमीन पर उतर नहीं रही है, उल्टा हो रहा है। तो ये बिहार की जनता देख रही है, जिन्होंने बिहार के धर्मनिरपेक्ष वोटरों का बंटवारा करके जनता को जात के नाम पर बांट करके, अब ये टेस्ट का वक्त है जो 10 विधानसभा में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे क्या उसका नतीजा रहता है वो बताएंगे कि वाकई इस गठबंधन का, इस अलायंस का कितना फायदा होगा। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, क्या लगता है आपको, आखिर क्या किया जाए? कोई ना कोई रास्ता तो होगा कि बीजेपी या जो फिरकापरस्त ताकतें आप कहते हैं उनको रोकने की कोई हिकमत अमली तो होगी। उसी हिकमत अमली का एक हिस्सा लग रहा है ये। देखिए, इन्होंने तो यही सोच करके अलायंस किया, गठबंधन बनाया, महागठबंधन का नाम दिया, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये तीनों पार्टियां आज कहीं नहीं है। कांग्रेस तो है ही नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है। चंदन जी बहुत महजब आदमी है, संजीदा आदमी है, तो उनकी भी वाकफियत है, बिहारी के रहने वाले हैं, जी जी जानते हैं। कहीं कांग्रेस है नहीं बिहार में। आरजेडी जो है जात पात की सियासत करती रही। नीतीश जी ने आप बहुत अच्छा किया है, लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने बांटने का, यहाँ तक कि मुसलमानों को बांटने का काम किया उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनके वजीरों ने, उनके मुस्लिम लीडरों पतवादा के नाम पर। लेकिन प्रोफेसर असलम आजाद साहब, क्या तरीका है बीजेपी को रोकने का? अगर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज जो है इनका 2 इजलास था, इंतखाबी इजलास था, दोनों का मुश्तरक था, उसमें 1000 आदमी नहीं थे। हाजीपुर में 1000 आदमी नहीं थे, तो 1000 आदमी जो इतने बड़े 2 नेता थे मौजूद, आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये चुनाव कितने से हारेंगे।
जी, यानी आपके मुताबिक 10 जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 10 हलकों में वहां कामयाबी नहीं मिलने जा रही इस नए अलायंस को। आप फोन लाइन पर बने रहे। सिराज नकवी साहब, आप क्या कहेंगे? स्टूडियो में मौजूद है सिराज नकवी साहब बातचीत के लिए। सिराज नकवी साहब, एक सहाफी के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई ये इत्तेहाद कामयाब नहीं होने जा रहा है? आखिर अगर फिरकाप्रस्त ताकतों से लड़ने की ही बात है तो क्या हिकमत अमली हो? अगर अलायंस बनाया गया है तो उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? देखिए, कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन इसकी जरूरत थी, मैं ये मानता हूं। और ये जाहिर है, आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की, जिस तरह से पार्लिमानी इलेक्शन में सेकुलर वोटों की तकसीम हुई थी, इस तकसीम को रोकने की जरूरत है। इसके बाद वोटरों का रुझान क्या होता है, वो किस तरफ जाते हैं, किस पार्टी को देते हैं, किस अलायंस को देते हैं, इसके बारे में अभी से अब नतीजों का इंतजार करना होगा 10 असेंबली हल्कों के कि ये जो अलायंस बना है, ये जो गठबंधन है, ये जो इत्तेहाद है आरजेडी और जेडीयू का, ये कितना कामयाब है फिरकाप्रस्त ताकतों से लड़ने के लिए? वाकई इस तरह के इत्तेहाद की जरूरत है या नहीं है, वो उसी से पता चलेगा, उसके नतीजे से। चंदन यादव साहब और प्रोफेसर असलम आजाद साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा ने कॉलेजियम सिस्टम, जिसके तहत जजों की तकर्री होती है, उसका दिफा किया है और यह कहा है कि अगर सिस्टम गलत है तो वो भी गलत है। हालांकि इस दरमियान बीजेपी ने लोकसभा में कॉलेजियम से मुताल्लिक बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये उम्मीद की जा रही है कि नए तरीके से अगर जज की तकर्री होगी तो जुडिशरी में जिस करप्शन का इल्जाम लगता रहा है वो उससे पाक हो जाएगा। लेकिन यह कदम कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने से करप्शन जुडिशरी से जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत सारे सवालात हैं। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम फोन लाइन के जरिए भी गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुश्ताक अहमद साहब से और कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी साहब से भी। फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। मन्नू, तू ये कर क्या रहा है? दादी को बताऊं कि तू खाने के साथ खेल रहा है? ठीक है, मत सुन। मुझे क्या, तुझे ही पाप लगेगा। भगवान जी तुझसे ही गुस्सा होंगे और एग्जाम्स में तुझे ही फेल करेंगे, देख लियो। भैया क्यों टेंशन लेते हो? मैं ना दादी के साथ बैठ के सारे भगवान जियों से सॉरी मांग लूंगा। छोटा सा तो पाप है, 10 में से 5 भगवान जी तो माफ कर ही देंगे, है ना? अब खाना खा रहा हूँ। घर बैठे बैठे कीजिए देश भर के मंदिरों का लाइव दर्शन टाटा स्काई एक्टिव दर्शन की कृपा से। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आ रहा। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहक़ीक़ात सिराज नकवी साहब और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर। और गुफ्तगू में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर वकील मुश्ताक अहमद साहब और कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी साहब। आप दोनों का खैर मकदम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा ने कॉलेजियम सिस्टम का दिफा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सिस्टम गलत है तो वो भी गलत हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अदलिया में भरोसा करती है और सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि अदलिया को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है जो जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अदालत के उन पहले बैच में से हूं जो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए आए हैं। जस्टिस लोढ़ा ने कॉलेजियम सिस्टम को तहलील करने की अपील खारिज करते हुए कहा कि कोई मुकम्मल नहीं है, सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं है और हम भी इसी सोसाइटी से आते हैं। लोढ़ा ने जजों की तकर्री के लिए कॉलेजियम को तहलील करने की कोशिश पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम की सिफारिश को वेबसाइट पर आम करने वाली अर्जी भी खारिज कर दी। कॉलेजियम सिस्टम पर चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की राय पर कानून के जानकारों का क्या कहना है, ये सुनते हैं। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ कहते हैं तो इसमें
इसको सीरियसली लेना चाहिए। मेरे हिसाब से कभी भी कोई सिटिंग चीफ जस्टिस कभी ऐसी बात नहीं करेगा जो कि ठोस ना हो, निराधार हो। और इसलिए मैं तो मानता हूं कि चीफ जस्टिस के पास ऐसा कोई सबूत होगा या इंफॉर्मेशन होगी जो वो फील कर रहे हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है जुडिशरी को डिफेम करने के लिए। ये तो किसी ने नहीं कहा कि सभी के सभी जजेस जो कॉलेजियम ने सिलेक्ट किए वो खराब हैं जी। तो ये कहना कि अगर कॉलेजियम खराब है तो मैं भी खराब हूँ, दिस इज टेकिंग थिंग्स टू द एक्सट्रीम। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चीफ जस्टिस के कॉलेजियम सिस्टम को दुरुस्त करार दिए जाने के बीच मरकजी हुकूमत ने यूपीए हुकूमत के दौरान जजों की तकरूरी बिल को वापस ले लिया है। एनडीए हुकूमत ने उसकी जगह लोकसभा में नया बिल पेश किया है। हालांकि कांग्रेस इस नए बिल की मुखालफत कर रही है, लेकिन बाकी अपोजिशन जजों की तकरूरी बिल पर मोदी हुकूमत की हिमायत में नजर आ रही है। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब, सीनियर सहाफी और सियासी तहजीरकार, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुश्ताक अहमद साहब। आपका खैर मकतब है। मुश्ताक अहमद साहब, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात हो रही, चीफ जस्टिस ने इसका दिफा किया है, लेकिन जो सियासी हल्का है वो कहीं ना कहीं से कॉलेजियम सिस्टम को, मुझे लगता है ये जो जनरल परसेप्शन है, आवाम भी ये चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं से खत्म होना चाहिए। वो उसके जरिए बहुत सारे करप्शन जो है वो क्रीप इन कर गए हैं। देखिए, 93 से पहले कॉलेजियम सिस्टम नहीं था। जो 93 का जजमेंट आया है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम आया है। और उस वक्त से लेकर के आज तक कॉलेजियम सिस्टम ने जो काम किया है, तो मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बहुत अच्छे ढंग से जो है वो काम करता रहा है और उसमें कंसेंसस रहा है। लेकिन जो हाई कोर्ट के लेवल पे जो कॉलेजियम ने जो काम किया है उसमें खराबी ये रही है कि अपने रिश्तेदारों को ज्यादा अपॉइंट किया गया है। तो एक बात ये उभर करके आई है 93 के बाद से कि जब से जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस के हाथ में आया है तो जजेस के रिश्तेदार जो हैं वो ज्यादा जज हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है और दूसरे कोर्ट्स भी हैं। जी जी। तो लेकिन ये कहना कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से करप्शन जो है ये बात जो है वो गलत है। जी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी तकरीरियां होती हैं उसके लिए हाईएस्ट लेवल पे एग्जाम होता है, तमाम जो करियर हैं उसके लिए किसी न किसी लेवल पे मैक्सिमम एक इम्तिहान का सिस्टम है, ऐसा जजों की तकरीरी में क्यों नहीं है? हायर लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब जो है ये इश्यूज उठे हैं तो उसमें ये बात आ रही है जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उसका कोई ना कोई जो एक मजिस्ट्रेट बनता है तो उसके लिए एक मुंसिफ बनता है, उसके लिए एक बहुत टफ एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है और हायर लेवल पे जाता है तो वो नहीं हो पाता है। और इसीलिए जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल जो अभी जो है आ रहा है उसकी जो बात कही गई है तो हमारे हिसाब से उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात है। जी जी। क्योंकि जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस यूपीए हुकूमत में, मुश्ताक अहमद साहब, यूपीए हुकूमत ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था इस बिल में उसको कहीं ना कहीं से उसको तब्दील करने की कोशिश की गई, तब्दील करके उसको पेश किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरा अपना मानना है कि जो प्रीवियस जो है जो बिल था जी, उससे बेहतर ये बिल है। अभी जो बिल आया है जो इसमें जो कमीशन में जो 6 मेंबरान होंगे तो जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और जो है लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। तो ये जो है वो प्रीवियस वाला जो था उससे जो है बेहतर है। इसमें मुझे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है इसमें ज्यादा जो है वो नजर आ रहा है। जी जी। तो अगर जो है इतने सालों तक कॉलेजियम सिस्टम ने काम किया है और अब उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो एक नया तजर्बा होना चाहिए और इस नए तजर्बे को ये कह करके नहीं डिस्कार्ड करना चाहिए कि
जुडिशियरी को बदनाम करने की बात है या जुडिशियरी को ओवर स्टेप करने की बात है, क्योंकि 93 से पहले जब गवर्नमेंट के हाथ में अपॉइंटमेंट था तो उस वक्त हम देखा करते थे कि समाज के हर तबके की नुमाइंदगी जुडिशियरी में हो जाती थी। जी जी, यानी कॉलेजियम से पहले का सिस्टम भी कुछ बेहतर था। कॉलेजियम जब से बना तब से कहीं ना कहीं से जजेस जो है अपने रिश्तेदारों को भरने लगे, ये इल्जाम तो है। और रिश्तेदारों को भरने का मतलब कि करप्शन। आप फोन लाइन पर बने रहिए। मुश्ताक अहमद साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। सिराज नकवी साहब सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार। सिराज नकवी साहब, एक सहाफी के तौर पर क्या लगता है आपको, क्या वाकई इस पर सियासत हो रही है? क्या ये सियासी मामला है? जजों की तकर्री पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, किसी न किसी हद तक तो इसमें सियासत है। और ये जो कॉलेजियम का मामला जिस पर चीफ जस्टिस ने इतराज उसको खत्म किए जाने पर इतराज किया, मुझे लगता है ये इतराज बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, इसलिए कि इसमें ये ठीक कह रहे थे मुश्ताक साहब अभी कि जो जजेस हैं उन्होंने कुछ जानिबदारी का सबूत दिया, अपने रिश्तेदारों को लिया है, लेकिन जानिबदारी के मुकाबले में अगर सियासी मफादात को ज्यादा तरजीह मिलती है जी, तो वो और ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है। अगर कहीं जानिबदारी में तो सिर्फ इतनी बात होती है कि एक आदमी ने जो अपने कोई उसका अजीज कोई बड़ा वकील है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसको ले आए, लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी होता है कि अगर हुकूमत के हाथ में तमाम इख्तियारात आ जाते हैं तो उसके पीछे सियासी अगराज व मकासिद काम करने लगते हैं, और वो अगर चीजें सामने आती हैं जुडिशरी में तो वहां अदालतों का गैर जानिबदार रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज अभी मुश्ताक साहब ने बताई तो उसमें अभी पूरी तरह से मैं जाहिर है कि मेरा इस पूरे मामले पर इतनी गहरी निगाह नहीं है, और हुकूमत जिस इरादे से लाई है उसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतनी जल्दबाजी की इसमें जरूरत नहीं थी। हुकूमत कुछ दिन इंतजार कर सकती थी। कॉलेजियम सिस्टम में अगर कुछ जरूरतें उसको थी ऐसी कि जिसमें इस्लाह की जरूरत है तो उन जरूरतों के तहत इस्लाह के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा जा सकता था, चीफ जस्टिस से कहा जा सकता था। बहुत अहम सवाल उठाया सिराज नकवी साहब के, चूंकि जजेस अगर किसी अपने रिश्तेदार को कहीं ना कहीं से जज के तौर पर अपॉइंट करवा रहे हैं तो उसका एक तजर्बा है, वकील के तौर पर उसने कम से कम 10 साल जरूर काम किया होगा, तब वो लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं जितना अगर हुकूमत के हाथ में चला जाए मामला, या जिस तरह से कहीं ना कहीं से हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट हो और सियासी अपॉइंटमेंट होने लगे जुडिशरी में, तब ये ज्यादा खतरनाक है। मुश्ताक अहमद साहब, ये जो नया बिल लाया गया है, क्या उसमें इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का इल्तिजाम है? जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी जो है जो बिल का खाका आया है जी, तो उसमें ये है कि 6 मेंबरान हो गए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में जी, तो 6 मेंबरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से है कि जो एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हो गए, 3 ये हो गए, और एक जो है उसमें लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट जूरिस्ट होंगे जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें चेक्स एंड बैलेंस का है, इसमें न अपॉइंटमेंट पूरी तरह से जुडिशरी के हाथ में है, न अपॉइंटमेंट पूरी तरह से ये हमारे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के हाथ में है। एक इस बिल में जो है वीटो पावर है, वो वीटो पावर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिया है जी जी, तो वो मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है जी। वो वीटो पावर ये है कि मान लिया कि 6 मेंबरान में से 4 मेंबरान या 5 मेंबरान किसी को रिकमेंड करते हैं जज बनने के लिए जी, और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है जी, और प्रेसिडेंट जाहिर है एट द हेड एंड एडवाइस ऑफ जो है गवर्नमेंट काम करता है जी जी। तो अगर प्रेसिडेंट ने उसको वापस कर दिया तो इस बिल में लिखा हुआ है कि वापस होने पर जब तक 6 के 6 जब तक कीजिए उसको रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक वो जज नहीं बन पाएगा। यानी जब तमाम 6 लोगों का की जो बॉडी होगी उसको रिकमेंड करना पड़ेगा तभी वो जज होगा, वो तमाम 6 लोग। हालांकि आप जो बात बोल रहे हैं कि वो वीटो पावर जो हुकूमत के हाथ में है वो खतरनाक है, वो कहीं ना कहीं से उससे जो बात सिराज नकवी साहब जो खदशा जाहिर कर रहे हैं वो खदशा वहां पर मौजूद है उस वीटो पावर में। क्योंकि हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त के तंगी है मुश्ताक अहमद साहब, इसलिए फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज नकवी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।